नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। मित्रों, कल भी मैंने कहा था कि अब जो चौपाल था, अब वह चौपाल बदल गया है। अब न्यूज रूम भी नहीं है, यह व्यूज रूम है। दिन भर की सामयिक जो खबरें हैं, जो सामयिक सवाल हैं, उन सवालों पर हमारी समझ क्या है, उन सवालों को लेकर के हमारा परसेप्शन क्या है, हम किस रूप में देखते हैं चीजों को। मुझे लगता है दर्शकों के सामने हम उन बातों को रखें। आज तो सूचना क्रांति के जिस विस्फोटक काल में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग की यह मजबूरियां हैं कि किस सूचना को ऑथेंटिक सूचना माने, किस सूचना पर हम प्रभावित करें, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें। अब सूचना की ऑथेंटिसिटी पर भी एक प्रश्न है। बावजूद भी सूचनाओं की इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है कि हम लोगों को लगता है कि उन सूचनाओं में तथ्य क्या है और कथ्य कितना है, तथ्य कितना है। इसको लेकर के हम लोगों ने इस शो का नाम रखा है व्यूज रूम। आज व्यूज रूम में हमारे वरिष्ठ साथी ओझा जी मौजूद हैं, महेंद्र नाथ ओझा जी। आप अभी बता रहे थे कि आप प्रोफेसर और यूपीएससी आपने फेस किया और रेलवे सर्विस को आपने ज्वाइन किया, अभी अवकाश प्राप्त हैं और लगातार जो सामयिक सवाल हैं उन सवालों पर बड़ी ही संजीदगी से उनको महसूसते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज व्यूज रूम में डॉक्टर योगेंद्र, बहुत परिचय मैं नहीं कराऊंगा, बस डॉक्टर योगेंद्र बोलेंगे तो परिचय मिलेगा। डॉक्टर योगेंद्र प्रख्यात लेखक पत्रकार हैं अभी, और एक्टिविस्ट भी हैं और समाज परिवर्तन की दिशा में लगातार हस्तक्षेप करते रहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मनोहर मनोज का। आप अर्थशास्त्री, लेखक और पत्रकार हैं। और सीधे तौर पर आज मैं व्यूज रूम का दरवाजा मैं बिहार की तरफ में खोल रहा हूं। बिहार में बहुत कुछ आज हो रहा है। बिहार के निजाम बदल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, खास करके जिन्होंने कहा था कि हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, तो उनकी पगड़ी भी उतर गई। और कहा कि और बाल मुड़वा करके, जो है मुड़वाना बिहार में एक बड़ा निषेधात्मक टर्मिनोलॉजी है कि अगर किसी अपराध की सजा हो तो बाल मुंडन भी करा देते हैं वह। तो सम्राट चौधरी जो लगातार बीजेपी के 16 महीने से अध्यक्ष थे, आज सम्राट की जो चौधराहट, अब सम्राट चौधरी नहीं रहे। अब उसके बदले खगड़िया जिला हमारा गृह जिला है और हमारे घर के 12 किलोमीटर की दूरी पर घर है, जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी खगड़िया के रहने वाले हैं, महज खुद के, और किशनगंज में मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लगातार कोषाध्यक्ष रहे और कई वर्षों से एमएलसी रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल जी को दिया गया। अब यह भी चिंता की बात थी कि बिहार में जो लवकुश समीकरण है, अब इतना बड़ा पैकेज गया है, तो खास करके लवकुश को पैसे कौड़ी के हिसाब रखने की आदत भी कम रही है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगा कि इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं तो कोई बनिक वर्ग की कोई नेता आवे जो इस पैकेज को संभाल सके। तो दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बना दिया गया है। और आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी ने बाल भी मुड़वा लिया और पगड़ी भी छिन गई। कुल मिलाकर के यह है कि आज रोहिणी आचार्य का जो टिप्पणी है, इतने लंपट, इतना बड़बोला, इतना उदंड आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं रहा। जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी लालू यादव को लेकर के लगातार जो सम्राट चौधरी कुख्यात रहे, इस बात को लेकर के प्रख्यात करना तो ठीक नहीं है। और उसने यहां तक कहा है कि बाप ने इससे जो है पहले नीतीश कुमार के लिए भी रहे हैं वो जी। तो जो अभी यह है कि उसने कहा है कि बाप ने किडनी लेकर के, बेटी की किडनी लेकर के टिकट दिया। मुझे लगता है कि यह शर्मसार करने वाला बयान था। इससे ज्यादा कुछ अमानवीय बयान नहीं हो सकता। एक बाप बेटी के रिश्ते पर भी सम्राट चौधरी ने जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी किया, हम लोग को भी वो ठीक नहीं लगा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। सब दिन होत न एक समाना। कोई व्यक्ति यह नहीं मान ले कि सब दिन तक हम इस पद पर रहने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक मर्यादा, शुचिता को न्यूनतम कम से कम अपने जीवन में धारण करना चाहिए। वह नहीं हुआ और उसके कारण से यह कवायद हुई है। केंद्रीय नेतृत्व निराश है। जिस अपेक्षा को लेकर के सम्राट चौधरी को लाया गया था, वह गंभीर परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहे। यहां दिल्ली में बदलाव की स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार जाने के बावजूद भी राज्यसभा में भेजने की तैयारी। एक एहसान भी, अपने हारे हुए सहयोगी को भी हम राज्यसभा में भेज रहे हैं। एक गंभीर नेतृत्व की तलाश राजग को है। और जिस प्रकार से, क्योंकि यह तय है कि पैकेज के बहाने
नीतीश कुमार की भी विदाई की कहानी होगी, बहुत तरह की बातें हो रही है। लेकिन यह दिल्ली में जो अंदर खाने की बात यही है कि पैकेज के बहाने अब नीतीश कुमार का भी जो एक औकात था, उस औकात को कम करने की साजिश हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी और राजग की खबरें हैं। आज विषय भी बनाया है कि बिहार में पूल, पैकेज और पॉलिटिक्स। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो बदलाव की कहानी है, बहुत तरह की कवायद बिहार में अब शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ जो यह है कि आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि 50 बड़े संगीन घोटाले के आरोप इस सरकार पर है। अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो यह सरकार भी उस कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि लगातार रिजर्व में 16-16 पुलों पर गिरना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नंद किशोर यादव का विधान सभा में बयान था कि जैसे ही झुनझुना लेकर के और विपक्ष के तमाम विधायक जाकर के आज विधानसभा में हंगामा किया, तो नंद किशोर यादव की एक टिप्पणी की, अगर आज एक टेबल टूटा तो मैं सबों को विधानसभा से बाहर कर दूंगा। आज नंद किशोर यादव का बयान देखिए, नंद किशोर यादव का बयान कि अगर एक टेबल टूटा तो सबको विधान सभा से बाहर कर देंगे। आज उन्होंने धमकी दी, लेकिन नंद किशोर यादव ने यह नहीं कहा कि सदन में कम से कम पुल टूटने पर चर्चा हो सके। इतने इतने पुल टूट गए, राजस्व की बर्बादी हुई और खास करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया, उसको लेकर के इतने पुल टूटे। नंदकिशोर यादव के मुंह से यह नहीं निकला कि अगर एक भी पुल टूटा तो हम विधानसभा से आप लोगों को बाहर कर देंगे, मंत्री को और उस विभाग के जो अधिकारी हैं। नहीं कहा। लेकिन एक टेबल टूट, विधानसभा का टेबल नहीं टूट जाए, पुल टूट जाए तो टूट जाए, जनता की अपेक्षा टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन विधानसभा के पुल ना टूटे, यह कहानी चल रही है। फिलहाल नीतीश कुमार की मिमिक्री के नाम पर जो है आज सुनील सिंह की सदस्यता चली गई और सदस्यता जाने के बाद 4 घंटे के बाद बिस्कोमान के भी अध्यक्ष रहे, उनसे भी उनकी छुट्टी हो गई। सुनील सिंह का अपराध था कि नीतीश कुमार की मिमिक्री करते हैं। अब मिमिक्री कौन नहीं करते हैं? अब देश के प्रधानमंत्री ही जो है वह मिमिक्री करते हैं, वो दीदी, लेकिन वो कब जाएंगे, उन पर कार्रवाई कब होगी, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन सुनील सिंह की सदस्यता चली गई। बिहार में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होना है। लगातार पुल गिर रहे हैं, पैकेज आ गया है, लोग बदल गए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और जातीय समीकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर और झारखंड, बिहार की बात मैं करता हूं तो झारखंड को भी शामिल करता हूं। भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि किस तरह से पिछड़े वर्गों को फिर से जोड़ा जाए, जो छिटक गए हैं। अब फिर से 1925 में मुझे लगता है जब संघ की स्थापना हुई थी, 8 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की जमीन पर जो प्रयोग हुआ था वो त्रिवेणी संघ का, कि जो मोस्ट पॉपुलस, इमिनेंट और खास करके पावरफुल कास्ट है, वह है कोरी, कुर्मी और यादव। ये 3 जातियों को लेकर के जो त्रिवेणी संघ बना और फिर कांग्रेस से कैसे वे लोग अलग हुए, फिर कांग्रेस में कैसे शामिल हुए, कैसे भागीदारी हुई, तमाम प्रकार की कवायदें हुई। और इसी सवाल को लेकर के बिहार के कुर्था में जब जगदेव ने कहा था कि अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में, अब की सावन भादों में गोरी कलाई को भी हम कीचड़ में उतारने के लिए हम प्रयास करेंगे, यह एक श्रमण संस्कृति को ताकत देने की कवायद थी। भारतीय जनता पार्टी आज बेचैन है कि कम से कम पिछड़े वर्ग को फिर से शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी कवायद हो रही है, बिहार में भी कवायद हो रही है, लेकिन हम विषय को आपके सामने रख रहे हैं कि संघ परिवार या भारतीय जनता पार्टी लीडर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। आप नेता तो बना सकते हैं, नेता की संख्याओं को हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन समाज और राजनीति और सत्ता किस सिद्धांत पर यह सत्ता चलेगी, यह राजनीति चलेगी, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, फिलॉसफी बनाने का काम तो नागपुर के जिम्मे है, तुम्हारे जिम्मे नहीं है। तुम केवल नेता बन जाओ, तुम केवल संख्या बन जाओ, तुम हमारे घोड़े पर सवार रहो, लगाम हमारे हाथ में होगा। इसी घोड़े की सवारी और लगाम और पिछड़े वर्ग की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में सीधे तौर पर मैं, क्योंकि भुजा जी भी आज आए हैं, बात रखेंगे, मैं डॉक्टर योगेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर योगेंद्र, बिहार में जो कुछ बदलाव हो रहा है इसको किस रूप में देख रहे हैं, और पैकेज से क्या पलायन रुकेगा, क्या नदियों की जो आक्रामकता है वह रुकेगी, या जो जल के संकट हैं, ड्रॉट, फ्लड और लॉगिंग, ये तमाम सवाल रुकेंगे, पलायन रुकेंगे, गरीबी मिटेगी और खेती किसानी बेहतर होगी इस पैकेज से। और इस पॉलिटिक्स को देख करके आप क्या समझ बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर योगेंद्र?
देखिए, ऐसा है कि आज बिहार में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिस पर बिहार वासियों का भरोसा हो सके कि उसका इलाज वहाँ पर ठीक-ठाक हो। जी। हमारे इलाके में भागलपुर में जो कुछ घटना घटती है तो लोग सिलीगुड़ी चले जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ के लोग जो है हृदय करोगे तो सिलीगुड़ी चले जाते हैं। जिनको पैसा होता है बंगलौर चले जाते हैं या फिर हैदराबाद चले जाते हैं। तो नीतीश जी का 18 वर्षों का ये जो कार्यकाल है, एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सका जिस पर भरोसा हो सके, विश्वास हो सके। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, तो उन विश्वविद्यालयों में कोई एक ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, पटना से लेके भागलपुर तक में, जिसमें दूसरे राज्यों के लोग आएँ और उनको लगे कि यहाँ पर पढ़ाई ठीक-ठाक होती है और यहाँ पढ़ना चाहिए। बिहार जी। के बच्चे दिल्ली जाते हैं, दूसरी जगहों में जाते हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा बुरी दशा में है। जो नीड है मतलब आम जनता की जो ज़रूरत है, जो पैकेज है, पैकेज में इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। पैकेज में सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे बनेगा, तो ठीक है बनेगा अच्छा है। लोग किसानों की ज़मीन जाएगी, उस पर जो भी चलना-फिरना होगा, बड़े लोगों का आवाजाही होगा, वो सब ठीक है। जब इतने पुल जैसे आपने कहा इतने पुल गिरे, जाँच नहीं हुई कि क्यों गिरे, कैसे गिरे, कौन है, अरबों रुपये उसमें खर्च हुए और कोई दोषी 2-4 को इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, बात खत्म हो गई। और इतना बात आसान नहीं होता है। जब ये भ्रष्टाचार होता है तो ऊपर से नीचे के लोग लिप्त होते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ तक अध्यक्ष बनने नहीं बनने का सवाल है, ये सब सवाल बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत मायने नहीं रखता है। ये जाति 3 तरह की राजनीति चल रही है। एक जातियों की अपनी लड़ाई है, जातियों की अपनी राजनीति है, उसको जोड़ करके लोग अपनी राजनीति करते हैं। इसमें बीजेपी भी करती है, राजद भी करती है, अन्य दल भी इसमें शामिल हैं। दूसरा है कि एक संप्रदायों का एक है, उसको संप्रदाय का ये करता है। कि तीसरी राजनीति जो होनी चाहिए आम लोगों की तरफ से, वह राजनीति रुक गई है, ठहर गई है। जो खाना है, जो भूख है, जो मकान है, जो उसकी ज़रूरत है, अब सड़कों पर चलते हुए महसूस हो जाएगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, हाथ फैला रहा है। स्टेशनों पे चले जाएँ, जहाँ पर सार्वजनिक जगह है वहाँ चले जाएँ तो आपको मालूम होगा कि वो तो बीमारी का पूरा लक्षण है, आपको ठीक नज़र आएगा। तो मुझे ये जो आ रहा है मतलब 98,000 क्या-क्या बोलता है, उसमें जी। से इन सारी चीज़ों पर क्या खर्चा हो रहा है? चाहे बीजेपी हो या फिर मतलब क्या कहते हैं जदयू के लोग। और नीतीश जी के अंदर एक तानाशाह जीवित रहता है। सुनील सिंह के साथ जो हुआ कौन-सी बड़ी बात है मिमिक्री करना? कौन-सी बड़ी बात? ठीक है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मिमिक्री कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं निकाल दिया गया? अरे चल राजनीति में सब चलता रहता है, छोटी-मोटी बातें जो है होती रहती हैं, इसमें इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि राजनीति भी आखिर बात करने का अगर विधानसभा एक आधार है, लोकसभा एक आधार है, तो बहसें तो होनी चाहिए। उन बहसों में पुलों पर भी बहस होनी चाहिए, अन्य चीज़ों में भी बहस होनी चाहिए, लेकिन वो बहस रुक गई है, थम गई है। तो अब जो आ रहा है, जो बिहार और आंध्रा को लेकर के जो बातें चल रही है, बिहार में बहुत ज़्यादा पैसा देने की बात है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? मतलब जो जी। चीज़ें सड़क छोड़ कर के जब इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे अंतिम बात ये कहनी है कि बिहार की आबादी का एक आकलन हो, हमारे पास भी रहे। कितनी आबादी है, कितनी संपत्ति है, किसके पास है, कौन इसका भोगता है, कौन गरीबी में जी रहा है, किसका उत्थान होना है, किसका उत्थान हो रहा है। इस तरह का एक जो है हमारे पास एक डाटा रहना चाहिए, जी। जिसे जी। पब्लिश करने में। और ये जो व्यूज़ कहते हैं कि हम व्यूज़ लाना चाहते हैं, तो व्यूज़ तभी आएगा जब वो सत्य के करीब होगा, सत्य के साथ होगा तो होगा। वरना टिप्पणी जो है, अब कोई पगड़ी उतारा, नहीं उतारा, उसका अपना जिद है, अपने तरीके हैं। अब वैश्यों की ज़रूरत है, वैश्य हो जाएगा ये क्या कहते हैं अध्यक्ष, मैं कुशवाहा की ज़रूरत है तो कुशवाहा अध्यक्ष हो जाएगा। तो उसका तो अपने पॉलिटिक्स है, वो सब पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने-अपने तरीके से कर ही रहा है। तो उस पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रचारित करने के बजाय इस पॉलिटिक्स की चर्चा होनी चाहिए कि भाई कितनी आबादी है और
बुनियादी सुविधा, मतलब खाना पीना, रहना, चिकित्सा, शिक्षा में जो गड़बड़ी है, वह किसी जो फंड आता है इसमें क्या कर रहा है, मैंने इसको कैसे मजबूत करेगा। हम तो देख रहे हैं भ्रष्टतम लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है, भ्रष्टतम, जिस पर आरोप है, आरोप सिद्ध है, उन लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है। तो उससे उम्मीद करिएगा कि शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इतनी अद्भुत बात है। इस तरह की चीज़ों की जो चर्चा है, ऐसी चर्चाएं अगर हो तो मुझे भी थोड़ी रुचि होगी ज़्यादा, और मतलब जो दर्शक आपके हैं वो ज़्यादा लाभान्वित, वरना क्या सम्राट चौधरी रहे कि मैं जयसवाल भी क्या है, मैंने एक तरह का मैंने संपत्तिशाली पूंजीपति जो लोग हैं जिसके पास अकूत धन है, और जाइए किशनगंज तो पता चलेगा कि ये नहीं क्या ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, खगड़िया के हैं, लेकिन अब जाइए उनको लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ से सवर्जन हुआ है, सब लोग जानते हैं। लेकिन उनके व्यक्तिगत करने के बजाय रुपये और पैसे में लिथड़ी हुई राजनीति है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई राजनीति है, और इस तमाम में नंगाई की कोई सीमा नहीं है, जिसमें विभिन्न दलों के लोग शामिल हैं। एक कहें कि पलनमा भ्रष्ट हो गया और पलनमा ठीक है, तो यह बात अब मुझे बहुत सही नहीं लगती है। कुछ वामपंथी लोग हैं जिसमें थोड़ी सी नैतिकता और थोड़ी ईमानदारी नजर आती है, वरना आने लोगों में तो वो भी कमी हो गई। बात रखेंगे जी, एक तो यह है कि डॉक्टर योगेंद्र के पास हम लोग दोबारा आएंगे यह जानते हुए कि जातिवाद को लेकर के, और डॉक्टर योगेंद्र हमेशा लगातार इस विषय को लेकर के यह कहते रहे हैं कि अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, जिस लोहिया ने जाति तोड़ने की बात हुई थी, राजनीति में एक सृजनात्मक जो संकल्प था वो उभर करके सामने आ रहा है कि जातियां टूटे। लेकिन यह है कि राजनीति भी अब नियतियां मान करके थम गई है। अब जाति तोड़ने के बजाय अब जाति सामंजस्य, एडजस्टमेंट, और वह एक खेल इक्वेशन केवल बन के रह गया है। जो सपना तक कभी जनेऊ काटे जा रहे थे, टाइटल हटाए जा रहे थे, तमाम प्रकार की बातें हो रही थी, इन बातों की चर्चा हम दूसरे फेज में करेंगे। सीधे तौर पर मैं मनोहर मनोज के पास में आ रहा हूँ। मनोहर मनोज कुछ डाटा और अखबार देख रहे हैं। मनोज जी, बिहार में जो कुछ हो रहा है, पूल और पैकेज और पॉलिटिक्स, मनोहर मनोज जी तो बिहार के प्रवासी बिहारी हैं, अभी आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से बैठ करके, दिल्ली ही आजकल बिहार को नियंत्रित कर रही है, तो आप बिहार को किस रूप में देख रहे हैं मनोहर मनोज? नहीं, मैं प्रवासी बिहारी हूँ, लेकिन बिहार में भी आप्रवासन में होता रहता हूँ हर 2 महीने। देखिए, अभी डॉक्टर योगेंद्र साहब ने जो सवाल उठाए, देखिए एक होता है रेटोरिक, लिखित में, आंकड़ों में, घोषणाओं में, और एक होता है कि जमीन का सच क्या है। तो जो व्यवस्था का सवाल है, चाहे ठीक है कि पार्टियों में कंपैरेटिव आंकड़ाबाजी होता है। आज ही एक आंकड़ा आया है मोदी गवर्नमेंट का, वो आंकड़ा दिखाता है कि पिछले बार से तो हम हर मामलों में काफी ज्यादा चले गए, चाहे टैक्स बचत कराना हो, जीडीपी हो, चाहे आपका बैंक का एनपीए, जिस पर कि एक रेटरिक चलता था ना कि 16 लाख करोड़ कॉर्पोरेट को दे दिया, मैं बराबर इसका वो करता था। अभी नए बजट के आंकड़ों में एनपीए घट करके 2.5 पर चला आया, जो कभी 11 था। एनीवे, लेकिन जो जमीन का सच है, जो डॉक्टर योगेंद्र जी कह रहे हैं, अस्पतालों का, अगर भारत के गवर्नेंस को देखना है तो अस्पतालों में जाइए। अरे और नहीं, राजधानी दिल्ली के केवल एम्स, राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग में जाकर के नजारा देखिए। भारत के गवर्नेंस को देखना है तो लंबी दूरी के ट्रेनों में जाइए और अंदर देखिए कि भेड़ बकरियों से कैसे जो है उसके अंदर में जो है जीवन जिया जाता है। बहुत अच्छा। ब्लॉक में, अंचल में, थाने में, तमाम जगह जाइए, अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, दुराचार, कराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, सब तरीके के चार हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार तो हर सिस्टम की, हर रिजीम की और हर दौर की समस्या है। लेकिन ये भी बात सही है कि इसमें रिफॉर्म भी किया जाता है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और जो भी भ्रष्टाचार दूर हुआ है उसमें टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस ने अपनी महती भूमिका अदा की है। क्योंकि बहस बिहार पर है, लेकिन ये भी बात सही है कि ठीक है, बिहार के आंकड़े बड़े निराशाजनक आते हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 दिन पहले जो आंकड़ा दिया गया कि 1980 से 85 में पंजाब की इकोनॉमी सबसे टॉप पर थी। अगर उसको 100 ग्रेड माना जाए
और हरियाणा जो था उसके मुकाबले 86 पर था। और उस समय बिहार की इकोनॉमी का जो ग्राफ था वो आपका करीब करीब वो था 35 था। बिहार का जो ग्राफ था वो करीब 35 था 1980 से 85 के बीच में। यानी हरियाणा के इकोनॉमी का 35% रेशियो बिहार का था। और 2005 के बाद जब बिहार में इतना टर्न अराउंड हुआ, देखिए ये सच्चाई है, अगर कोई इस पर कोई बहस करेगा तो वो बिल्कुल झूठ बात है। बिहार के गांव गांव में सड़क क्रांति हुई है। बिहार में पहली बार गवर्नेंस दिखा, तमाम महकमों में सरकार की सक्रियता और उनके दफ्तरों की कार्यशीलता। यह ठीक है कि वो बेस्ट रूप में ना हो, और समस्याओं का अंत कभी नहीं होता, समस्याओं का अंबार लगा रहता है। योगेंद्र जी कह रहे थे कि बिहार में कोई मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। नीतीश कुमार की खुद तबीयत गड़बड़ाई तो वो मेदांता हॉस्पिटल में, ठीक है पटना ब्रांच में ही गए, लेकिन उसका मेन गुड़गांव ब्रांच है। इवन कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी वहीं इलाज कराने आते थे। तो बिहार में हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि बिहार में एक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आप जाके देखिए, वहां पे रोगियों की संख्या 50 गुना बढ़ चुकी है। क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, मिडिल क्लास इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इवन कि बिहार में भी मिडिल क्लास की अच्छी खासी आबादी है। जो 3 मध्यवर्ती जातियों का आपने नाम लिया, वह एक अच्छी खासी मिडिल क्लास है। और उन्हें यदि अब अपर क्लास में डाल दिया जाए तो कोई उनके प्रति अन्याय नहीं होगा। अगर सामाजिक न्याय में सचमुच आप सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं तो एक समरूप और एक विराट दृष्टि ला करके, यानी कि जो जिसको मिल गया वो छोड़ना ना चाहे और जिसको नहीं मिला उसको संघर्ष करना पड़े, यह भी सामाजिक न्याय के साथ एक अन्याय है। तो आपने जो बिहार के डाटे की बात की, तो ठीक है कि बिहार में जितना भी किया जाए कम है। और प्रवासी जो मजदूर हैं वहां के, जो बाहर जाते हैं, मैं तो उसे अर्थशास्त्रीय तरीके से गलत नहीं मानता, क्योंकि बिहार में हमारा मैन पावर एडवांटेज है। कहीं पर कच्चा माल है, कहीं टेक्नोलॉजी है, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कहीं मार्केट है, कहीं पर इंडस्ट्रीज का बेस है। ठीक है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन हमारा मैन पावर अगर देश और देश के तमाम जगहों में, दुनिया के तमाम जगहों में अगर उसकी डिमांड होती है और वो अच्छा खासा मनी ऑर्डर इकोनॉमी लाता है, तो बिहार की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन उनको अच्छे वर्किंग कंडीशन मिले, उनके लिए और ट्रेनों की संख्या 200-300 और बिहार में चले, सवाल इसका है। इस बार की बजट में ठीक है पॉलिटिकल प्रेशर के ही तहत हो, लेकिन बिहार को जो ये मिला है, हमें तो बड़ा, एक बिहारी होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई कि 3 एक्सप्रेसवे वहां पर एक तरह से वो होने जा रहा है। ये बड़ा अच्छा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल वैसाखी के ही तहत जो भी पैकेज दिया वह कोई आंख मूंद करके गोबर में घी डालने की तरह नहीं दिया। फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया, जो कि इकोनॉमिक्स टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसका इकोनॉमी पर दूरगामी और मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो 3 एक्सप्रेसवे बनता है। गया जो इतना बड़ा धर्म स्थल है, चाहे बुद्धिस्टों का हो चाहे हिंदुओं का हो, वहां एक बड़ा टूरिज्म कॉरिडोर अगर बनने जा रहा है, अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन से बड़ा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वहां पर अगर टूरिस्ट आएंगे तो इकोनॉमी को जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा। बाढ़ को लेकर के मैं कम से कम 30 सालों से ये नैरेटिव सुन रहा हूं, नेपाल सरकार से बात करेंगे, नेपाल सरकार से बात करेंगे, और आज तक बात हुई नहीं। सारे पॉलिटिशियन का ये एकदम पेटेंट स्टेटमेंट आता है, नेपाल से बात करेंगे। इस बार निर्मला सीतारमण का बजट स्पीच तो मैंने पूरा सुना, उसमें था कि जब बात होगी तब तक बात होगी। अभी हम फिलहाल ये चीज करने जा रहे हैं कोशी को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका मिथिलांचल का और कोशी का जो अंचल है वो बाढ़ से बहुत बड़ी इकोनॉमी को लॉस आता है। एयरपोर्ट भी आपका करीब करीब 2 हो गया, हर शहरों में वहां मेट्रो बनने जा रहा है। तो ठीक है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का जो बेंचमार्क यूनिवर्सिटी है बिहार में वो नहीं है। मैं कोई बचाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक पॉजिटिव बातें कहना चाहता हूं कि बिहार में कैसे वो चीजें आए। केवल हम राजनीतिक गाली और राजनीतिक समर्थन देंगे तो उससे बात नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजों में हमें जो है बड़ा ही पाथ ब्रेकिंग काम बिहार के लिए करना हुआ। जी, आप कोई सवाल कर रहे हैं? जी, मैं एक सवाल छोड़ देता हूं, दूसरे राउंड में आपसे बात करेंगे। वो सवाल यह है, केवल क्या आधारभूत संरचना के विकास से
कोई डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होगा एक, या फिर बिल्कुल जो बिहार, एक सेकंड, जो बिहार के जो स्थानीय संसाधन है, स्थानीय संसाधन और शक्ति को केंद्र में रख करके जब कोई डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होता है कि बिहार के पास में रिसोर्स क्या है, जल है, जमीन है, जंगल नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसके आधार पर विकास का डेवलपमेंट कैसे कुछ कर रहे हैं। क्या केवल सड़कें बनाने से, हवाई जहाज करने से ग्रामीण रोजगार की आपूर्ति होगी, भूमि वितरण की समस्या दूर होगी, पलायन की समस्या दूर होगी? पलायन पर भी आपसे हम बात करेंगे सेकेंड राउंड में। सीधे तौर पर अभी ओझा जी के पास में आ रहे हैं। ओझा जी, आप भी तो शायद प्रवासी बिहारी ही हैं, और मुझे लगता है कि आप यहाँ से बिहार को देख रहे हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार को लेकर कैसा बिहार आप देखना चाहते हैं? जो वर्तमान का बिहार है, इस बिहार को देखते हुए कैसा बिहार देखना चाहते हैं, और बिहार में क्या क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए? ओझा जी। धन्यवाद विजेंद्र जी, इसमें आने के लिए आपको धन्यवाद। हम लोग प्रवासी बिहारी तो नहीं है, मतलब ठीक है, टेम्पोररी रह रहे हैं नोएडा में, लेकिन चूंकि हम लोग 30-35 साल सरकारी नौकरी में जहां तक घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, और बिहार ही नहीं अन्य राज्यों को देखने का मौका मिला। देखिए बिहार, अब इन्होंने ठीक कहा मनोज जी ने कि 1980 के बाद जो दिखाया गया आंकड़ा, एक्चुअली हमको याद है कि इलस्ट्रेटेड वीकली में उस समय खुशवंत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें 1980 के आसपास आर्टिकल लिखे गए थे, 79-80 हो सकता है। तो उसमें कहा गया था कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी इज द बेस्ट ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। आई थिंक एलपीसी सेक्रेटरी उसके आसपास की घटना है, और बिहार की ब्यूरोक्रेसी बेस्ट ब्यूरोक्रेसी थी इंडिया में उस समय तक। आप देखेंगे कि 1980 के बाद आखिर जब जनता पार्टी आई और जनता पार्टी टूटी, फिर इंदिरा गांधी आई, तो आप देखिए 80 के बाद अन्य राज्यों में जितना विकास किया उस तुलना में विकास बिहार ने नहीं किया। पहले भी बिहार के नेताओं ने रॉयल्टी बढ़ाने की मांग बहुत किया करते थे। आज 2 दिन पहले खनिज पर टैक्स देने की बात है कि नहीं, राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए, राज्य सरकार का हक बनता है। और ये चीज 25 साल से है, 25 साल से लटकी हुई, 1919 का केस था, और ये चीजें बहुत पहले से बिहार के नेता मांग रहे थे। अगर किसी राज्य में खनिज ज्यादा है तो फिर झारखंड को मोटा होना चाहिए था। अगर बिहार मोटा नहीं हुआ तो क्या झारखंड मोटा है? क्या उड़ीसा मोटा हुआ था? देखो क्या होता है। और ऐसा था तो फिर पंजाब को पतला होना चाहिए था, अगर वहां खनिज पदार्थ नहीं है, ना हरियाणा में है। देखिए चीजें क्या है कि आपके यहाँ हर चीज जो सेंटर केंद्रित है, कहने के लिए राज्य और केंद्र का संबंध जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया बहुत सारी चीजों का, लेकिन हर चीज टुवर्ड्स टिल्टेड टू सेंटर है। जीएसटी में आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को आकर के धरना देना पड़ता है कर्नाटक का और अन्य राज्यों का दिल्ली में। आप पार्टी नेता बोल रहे हैं कि हमको 10 साल से कुछ नहीं मिला, आज के पेपर में देख सकते हैं। तो चीजें देखिए क्या होती हैं कि आप जब झारखंड का जब बंटवारा किया गया तो 8 करोड़ लेकर के बिहार अलग हुआ, 2.25 करोड़ और 1.5 करोड़ लेकर के झारखंड है, इतने बड़े क्षेत्र में जिसमें इतने खनिज पदार्थ है। देखिए जो पैकेज आज दिया गया वो पैकेज बहुत पहले मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था। अब क्योंकि अन्य राज्य बहुत डेवलप कर गए तो अब ये लगता है कि गर्म तवे पर ये पानी की बूंद जैसा है। कहने के लिए 60 करोड़ 65 करोड़ कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली जब ये बनकर तैयार होगा आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप देखेंगे कि उस समय आप अन्य राज्यों के दौर में पीछे रह जाएंगे। तो आप देखिएगा कि जब देश आजाद हुआ, उसके पहले हम नहीं चलते हैं, जब देश आजाद हुआ 47 में, उस समय बिहार यूपी कहाँ था? उस समय बिहार और उस समय पंजाब कहाँ था? अन्य राज्य जो जिसको आप डेवलप्ड राज्य कहते हैं वो कहाँ थे मानचित्र पर? आप देखेंगे बिहार यूपी किसी से कम नहीं था। पंचवर्षीय योजनाओं में चूंकि भाखड़ा नंगल योजना पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया, इसलिए कि यहाँ पर हम अधिक अगर खर्च करेंगे तो यहाँ हम कृषि क्रांति करेंगे और उससे पूरा देश का भला होगा। लेकिन हुआ उल्टा, एक राज्य जब मोटा हो गया तो अलग राज्य की मांग करने लगा। और ये चीज पहले पंजाब के साथ, आज गुजरात के साथ जो अलग राज्य की मांग तो नहीं कर रहा है, लगता है वो अलग एक इलीट स्टेट है। हम कहना नहीं चाहते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जितने आपको साउथ में किए गए और
या अन्य राज्यों में भी किया गया, अभी किया जा रहा है गुजरात में, जितने बड़े लेवल पर पंपिंग हुआ है पैसे का गुजरात एरिया में, उतना बड़े लेवल पर कभी भी नहीं हुआ बिहार में या यूपी में। तो खैर देखिए चीजें क्या होती है कि टोटलिटी भी आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस पैकेज के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। जहां तक पुल टूटने की बात है, देखिए गुजरात से लेकर बिहार तक हर जगह पुल टूट रहे हैं और जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इसकी चर्चा करनी चाहिए और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि जो पुल बनाने में जो टेंडर होते हैं और जो पार्टियां आती है उस राज्य की नहीं होती। हम कहना नहीं चाहते ज्यादा क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो वो आप पता लगाए कि वो कहाँ के लोग थे जो पुल बनाए थे, तब आपको बोल ही दीजिए ना कहाँ के लोग थे जिनसे पुल टूटा है। हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं बता मेरी अपनी सीमा है, चूंकि मैं ब्यूरोक्रेसी का आदमी हूँ। बहुत नहीं गुजरात में ही, इसमें अयोध्या में, ओझा जो अयोध्या में जितनी सड़कें तबाह हुई है सारे ठेकेदार गुजरात के हैं जी। ना देखिए चीजें क्या होती है कि आप आखिर जब वो टेंडर के लेवल पे होता है और टेंडर में गुजरात के ही लोग क्यों आते हैं या क्यों आए हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा जी। ये कोई मतलब ओपन टेंडर है, ये कोई जानबूझकर नहीं किया किसी का। आखिर ऐसा क्या है कि गुजरात का आदमी महाराष्ट्र में भले हो लेकिन गुजरात का ऐसा क्यों है जी। तो खैर अब देखिए चीजें क्या कि आप पूर्ण पैकेज की बात करते हैं तो सतही तौर पर कोई एक नारा उछाल कर आप उसका निराकरण करके ऐसे अर्थ नहीं दे सकते। क्या सम्राट चौधरी को हटाने से हलाने से आप भारतीय जब 2019 में 40 में 39 एमपी दिया था बिहार ने, तो उस समय ये 39 एमपी यूपी पर भारी पड़ते थे अनुपात की दृष्टि से। 80 में उस समय भी 74-76 एमपी थे केवल यूपी में। जी। तो क्या यूपी में जितना पंपिंग पैसा का किया 10 साल में मोदी जी ने, उतना बिहार में किया आप ही बताएं जी। अब ओझा जी मैं फिर आपके पास में को आप 10 साल बाद देखते हैं, उस समय आप सुने होंगे कि हाँ 50 लाख करोड़ दे दे, 1 लाख करोड़ दे दे। अरे भाई 1 लाख करोड़ दे, 50,000 करोड़ दे दे, वो चीजें आप इलेक्शन में तो बोल रहे हैं लेकिन वो धरातल पर आया क्या जी। एक तो हम आपके पास फिर लौटेंगे ओझा जी, मैं तो यही कहूंगा कि गुजरात के कारण से कभी देश टूटा नहीं। गुजरात ने देश को जोड़ने का काम किया, बापू देश को जोड़ने के लिए आगे बढ़े थे। लेकिन अब क्या है कि कलंक चीजें क्या होती है कि आप एक इलीट स्टेट बना रहे हैं जी। हमें नहीं बोलती जैसे पंजाब में जी सकता वैसे नहीं मैं बोला कि एक अभी स्थिति क्या है। आज मांग किया जाए गुजरात को नहीं मिला, तमिलनाडु को नहीं मिला, कर्नाटक को नहीं मिला। हम इसके भी पक्षधर नहीं है कि किसी भी राज्य को न दिया जाए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आज मैं दोबारा आऊंगा मैं सर दोबारा आऊंगा आपके पास में। अभी कोई भी चीज वो क्रम के अनुसार दिया जाना चाहिए। मेरी आवाज जा रही है अभी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में ओझा जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। मैं आपके पास आ रहा हूं और सीधे तौर पर आपने कहा है कि मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तो ब्यूरोक्रेसी में रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं कि गुजरात में जो है, गुजरात में केवल ठेकेदार पैदा होते हैं और गुजरात का काम देश बनाने का भी था, देश को जोड़ने का भी था। अलग विषय है कि गुजरात पर कई कलंक लग रहे हैं, टूटने का, बिखरने का उसके ऊपर है। लेकिन फिलहाल हम आना चाहते हैं उसी गुजरात के गांधी की चर्चा। अभी मैंने प्रश्न छोड़ा था डॉक्टर योगेंद्र के पास में कि जातिवाद को लेकर के हमारे रहनुमा लगातार थे कि जाति एक कलंक है और जब तक यह कलंक राजनीति से जुड़ी रहेगी तब तक जो है बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्या डॉक्टर योगेंद्र जी हम लोग अब इसको नियति मान करके बैठ जाएं कि जातिवाद का खेल चलता रहेगा और जहां जिसका एडजस्टमेंट है, हिस्सेदारी भागीदारी, वहीं तक आकर के जो है यह डिबेट खत्म हो जाएगा हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर के, या और कुछ की संभावना आप देखते हैं डॉक्टर योगेंद्र? देखिए, सामाजिक पुनर्निर्माण की तो जरूरत है, पुनर्जागरण की जरूरत है और इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर लोहिया और ऐसे लोग कह रहे थे और उनके लोग अब जातियों का समीकरण बिठाते हैं और जीत हार चुनाव में अपने तरीके से करते हैं। ये एकदम नाकाफी है। ये किसी समाज को बदलने के लिए
बहुत नाकाफी है, बल्कि कहिए कि एक जड़ता लाती है। ऐसी चीज़ें जो है उन चीज़ों को रोकती हैं और रोक रही हैं, तो उसकी एक ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये विकास का जो मॉडल है इस पर सोचना चाहिए। सवाल ये नहीं कि बिहार को कितना दिया गया, पंजाब को कितना दिया गया, या फिर हरियाणा को क्या दिया गया, यहाँ क्या दिया गया, वहाँ क्या दिया। यह विकास का मॉडल पानी, प्रकृति, पशु पक्षी के खिलाफ जा रहा है। बहुत सारे इलाके हैं हमारे देश में, पानी का इतना दोहन हुआ है कि लगता है कि 2-4 वर्षों में पानी पर ही लड़ाई होने वाली है। जो चल रहा है देश में सड़कों का, जैसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? मानव को जो समृद्ध करे, जो चीज़ें समृद्ध करे, प्रकृति को जो समृद्ध करे, वह इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मानते हैं कि सड़क बन जाने से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो जाता है, तो मुझे लगता है कि पंजाब में कोई दुख नहीं रहना चाहिए था। पंजाब के लोग भी परेशान है कि हमारी ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, उसमें इस तरह का वो अनुर्वर हो रहा है, तमाम हमें परेशानी है। जहाँ जहाँ इन चीज़ों को बनाया गया उसका विवेचन होना चाहिए। भाई बिहार में अब बन रहा है, पहले जिन राज्यों में बना है उसमें क्या क्या फ़ायदे हुए, और उससे जो है मानव सभ्यता में क्या विकास आया, मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो ये बात समझ में आएगी कि बिहार में जो आ रहा है वो ये सही है या गलत है। हम खुश हो सकते हैं कि चलिए भाई गया में कुछ आ गया, तो उससे जो बहुत लोग आएंगे, वहाँ की दुकानें लगेंगी, फिर जो है वहाँ पर बिक्री होगा, उसका पैसा, बाहर का पैसा यहाँ आएगा और ये आएगा। ये जो कह रहे हैं मनोज जी वो गलत नहीं कर रहे, ये होता ही है। अमूमन ऐसी चीज़ें होती है तो ऐसा होता है। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ें भी आती हैं समाज में। उन राज्यों को देखिए ध्यानपूर्वक जहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटी, और ऐसी चीज़ें होती है। अयोध्या में जो घटना घटी है, जैसे दुकानदारों को ये इसका उसका करके जो बनाया गया, जो रास्ते बनाए गए, और वो उसको जो पीड़ा हुई, उसको जो दुख हुआ, और उसका कोई विकल्प नहीं दिया गया, और जो लोग हैं वो जो विस्थापित हुए, उसके बारे में सोचा नहीं गया। अगर लोकतंत्र में सम्मान के साथ जीने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, तो चमका लीजिए बहुत कुछ, बहुत सड़कें चमका लीजिए, नहीं होने वाली है बात, और नहीं होने वाली है शांति। वह शांति का केंद्र बनेगा, किसी के पास संपत्ति जमा होगी और किसी के पास संपत्ति नहीं रहेगा, दोनों मिलकर आगे युद्ध करेगा, और ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत भयानक बात होगी। तो मुझे लगता है आज की तारीख में कि इस मॉडल के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। हम बिहारी हों, बंगाली हों, उड़िया हों, मद्रासी हों, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग को सोचना चाहिए कि भाई देश में जो चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहे तो क्या होने वाला है। अमेरिका में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, संसाधन वहाँ क्यों आए। अब अमेरिका में कच्चा माल जो है, पूरी दुनिया का कच्चा माल बहुत सारा वहाँ पहुँच जाता है, में ऐसे कुछ तरीके हैं उसके पास पहुँचता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कर रहा है। हम क्या उसी रेस में शामिल हो सकते हैं? क्या अमेरिका का जो मॉडल है या फिर जर्मनी का जो मॉडल है, दूसरे उसी मॉडल में हम अपने देश के 1 अरब जो 40-50 करोड़ लोग हैं उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? उस तरह की चीज़ों को हम यहाँ विकास कर सकते हैं? इस पर सवाल पहले भी उठाए गए थे। नया सवाल, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल उसमें भी उठे थे जब नेहरू थे मौजूद, और संसद में लोहिया वर्सेस मतलब क्या कहते हैं नेहरू हुआ करते थे, और बहुत सारे सवाल उसमें उठाए गए थे। आज भी वो सवाल जीवित है कि आम आदमी के पास क्या इतना संसाधन है कि बाजार में जाकर अपना बेसिक नीड सम्मान के साथ खरीद सके, सम्मान के साथ जी सके। अब कहते हैं कि बाहर जाना ठीक है, संसाधन हमारे पास, मानवीय संसाधन बहुत ज़्यादा है, बाहर जाना चाहिए। किस कीमत पर भाई? घर से उजड़ करके जो वहाँ जा रहा है, जो जिल्लत की जीवन जी रहा है, और जो मतलब मैंने मार कर कभी बॉम्बे में मारता है, कभी असम में मारता है, कभी कश्मीर में मारता है, वो जीवन है क्या? क्या ये मानते वहाँ से जो मैंने जैसे तैसे कमा कर लाया वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कर रहा है? मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत सूट नहीं करती हैं। मैंने मुझे बहुत ठीक है, मनोज जी का अपना तरीका है, उनको वो इकोनॉमिस्ट हैं, शायद वो ज़्यादा हमसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन हम जो ग्राउंड पर देखते हैं, हम दिन रात यहाँ पर जो हम भोग रहे हैं, जो चीज़ें हमारे नज़र में आती हैं, मुझे लगता है कि मानवीय सभ्यता बुरी तरह से खतरे में है। इसका एहसास होना चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सामान्य घटना नहीं है, और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे,
और कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होगा, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होगा। धन्यवाद जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज जिस व्यूज रूम की हम लोगों ने परिकल्पना की है, भावुकता से भर जाता हूं। केवल डिबेट फॉर द डिबेट या फिर 1 घंटा के लिए कोई बौद्धिक कवायद नहीं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डायलॉग से जब हम बाहर निकलते हैं तो जीवन बेचैनी सा महसूस करते हैं जीवन में कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर केवल हम पेशेवर होते और बात रख करके चले जाते तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। जब शो ऑफ होता है तो और बेचैन होते हैं कि हमारे हिस्से की भूमिका क्या हो। हम दूसरे के हिस्से की भूमिका की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे हिस्से की भूमिका क्या हो, हम अपने हिस्से की भूमिका को चिन्हित करें और इस बदलाव में हमारी भूमिका क्या हो। मैं मनोज जी के पास में आ रहा हूं, क्योंकि समय अब 2-2 मिनट की बात रखनी है। क्योंकि जिस आधारभूत की बात कर रहे हैं मनोज जी, मेरे पास में वह भी डाटा है जहां जहां आधारभूत संरचना चमचमाती सड़कें हैं, उस सड़कों के किनारे मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि हजारों किसानों ने, लगभग 10 से 12 हजार किसानों के आत्महत्या की कहानी इस वर्ष की है। इस वर्ष के 6 महीना नहीं बीते हैं कि हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, वह भी कहां, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर, जहां की 6 लेन सड़कें दौड़ रही है। तमाम चीजें हैं जिनको जो करना है। आज जो बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चमचमाती हुई सड़कें हैं, आदिवासी महिलाएं उसी तरीके से दतमन बेच रही है। हम लोग तो देखते हैं कि किस तरह से एक बोरा 2-4 बोरा कोयला लेकर के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में कोयला उठा करके बाजार में बेचना और आजीविका चलाना। कम से कम उनकी जिंदगी के करीब जाकर के देखा जाए उनकी जिंदगी क्या है। कुछ लोगों को जो सिर्फ बना करके, मॉडल बना कर, जैसे आजकल शहरों की दीवार पर जो आदिवासी महिलाओं के पेंटिंग लगते हैं, ये जो सगल है बौद्धिक वर्ग और संप्रभु वर्गों का, मुझे लगता है कि हम लोग को अपनी बहस को निकालना चाहिए और एक संवेदना के तल पर उनको देखने की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास सहानुभूति पूर्वक विचार है या सहानुभूति पूर्वक विचार है। अगर उन गुर्बत के खिलाफ में, गरीबी के खिलाफ में सहानुभूति पूर्वक भी विचार है, तब भी मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। मनोज जी, और चलते चलते क्या कहना चाहते हैं बिहार को लेकर? योगेंद्र जी ने अपनी बात रखी है और आप भी चिंतित हैं, और इस पर बैठ करके मनोज जी, एक योगेंद्र जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में बदलाव का, परिवर्तन का, आग्रह मुक्त परिवर्तन का एक बहस हो। मॉडल विकास का क्या हो, प्रकृति के खिलाफ नहीं, प्रकृति के खिलाफ जो जीने की जिद ठान करके जो विकास का मॉडल बना रहे हैं। आज आपको होश आया है कि एक वृक्ष मां के नाम, जब जंगल आप उजाड़ दिए, जब पहाड़ों पर तबाही हो रही है, जब नदियां बेलगाम हो गई है, नदियों से आपने छेड़छाड़ किया, सारे विषयों पर बहस करने की आवश्यकता मनोज जी को है। मनोज जी इसको लीड ले, आप बात कहिए मनोज जी। देखिए, पूरे बहस से, विमर्श से 3 बातें आ रही हैं। पहली बात कि जो विकास का जो वैकल्पिक मॉडल है, जैसे कि जिसमें प्रकृति, पर्यावरण, जल और जंगल और इकोनॉमिक्स में भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक टर्म चलता है कि कोई संसाधन खत्म नहीं हो, सतत और सजीव विकास हो। और जो हम पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं, ये तो ग्लोबल वाइड है, पूरी दुनिया वाइड है। और हम एक ढांचा, एक तौर तरीका और एक जो मोमेंटम है, अब उसको हटा करके रातों रात को वैकल्पिक जो है ढांचा तो बना नहीं सकते। हाँ, उस पर अभी चिंता जाहिर कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर विचार कर रही है। देश में भी तमाम पर्यावरणविद से लेकर के कि डेवलपमेंट का कौन सा अल्टरनेटिव मॉडल लाया जाए, क्योंकि अब तो बड़े महानगर, बड़े मुल्क, सबको ये कोरोना ने सिखा दिया और यह जो रह करके जो त्रासदी आती है। लेकिन मेरा एक यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि जो पर्यावरणवादी या साहित्यवादी जो बड़ी बड़ी संवेदना मूलक कविताएं और बड़े बड़े उद्बोधन देते हैं, क्या आपके सामने कोई ठोस उसका कोई वैकल्पिक मॉडल है कि आज का खाना, आज की बिजली मिल सके? एक हमारे मित्र है, वो कहते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट जो है एकदम बेकार है, और शाम को बिजली चली गई, बाप बाप करने लगे गाली देने बिजली विभाग को। हम लोग तो गांव के आदमी, हम लोग तो बिना बिजली में भी बिहार में महीनों रहे हुए हैं, उसके अभ्यस्त हैं। लालटेन जला करके हम लोगों ने पढ़ाई की है। लेकिन वो वैकल्पिक विकास की पैरोकारी करने वाले, वो अचानक व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। तो ये जो विकास का जो मॉडल आप लोग कर रहे हैं, कोई तुरंत में नहीं लाया जा सकता। जो ढर्रा है, उस ढर्रे को अचानक खत्म करना भी महा एक तरह से मूर्खता होगी।
मैं आपको बता रहा हूं कि किसानों के सरोकारों को लेकर के कई एक्टिविस्ट को मैंने देखा, वो कहते थे 1000 साल पहले जैसे खेती हो रही थी उसी पैमाने पर किया जाए, पर्यावरण को नुकसान है। और पता चला कि उसमें किसानों की जो भी 2 पैसे मिल रही है वो 0.2 पैसे भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वह एक्टिविस्ट पर्यावरण के बजाय अब एग्रोनॉमिस्ट की बात करने लगे हैं, एमएसपी का समर्थन, ज्यादा फसल, ज्यादा आमदनी और ज्यादा चीज बात करने लगे, जिसकी बात हम लोग पहले से कर रहे हैं। तो सवाल ये कि जो ढर्रा है उस पर विचार जरूर किया जाए वैकल्पिक ढर्रे पर, लेकिन इस ढर्रे को तीर बटेर कर देना, उसको बिल्कुल गड्ढमड कर देना, ये एक तरह से कहीं से भी ठीक नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि विकास का मॉडल क्या होगा, तो वो जो आदिवासी या कोयला बेचने वाली, वो जब नए नए रेल, सड़क और तमाम चीजें बनेंगी तो उनको कहीं ना कहीं एक न एक दिन अपॉर्चुनिटी के नेट में वो भी आ जाएंगे। आपका यह भी इस पर अध्ययन है कि एक अगर हाईवे बनता है या रेलवे बनता है तो कितने कितने सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। उस अध्ययन को भी लिया जाए, उसका भी पूरा चीज लिया जाए तो पता चलेगा आप जो कह रहे हैं उसके आगे वो चीज बेमानी है। क्योंकि हमने जो ढर्रा चुना है वो ढर्रे से हम बैक ट्रैक करेंगे तो और नुकसान में चले जाएंगे। और अंत में मैं थोड़ी बिहार को लेकर के फैक्ट देना चाहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कि हर स्टेट, सारे स्टेट के अधिकार तो केंद्र ले रहा है, तो स्टेट के पास जो यदि खनिज है तो लैंड और बिल्डिंग पर टैक्स लगाने का उसको संविधान ने राइट दिया है। और अब केंद्र जो रॉयल्टी उनको दे करके सारा खजाना और खनिज ले लेता था, अब राज्य सरकारें मनमाने तरीके से रॉयल्टी लगाएंगी, उस पर जो है टैक्स लगाएंगी और उनकी आमदनी 6 जो मिनरल रिच स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, तो बिहार के विकास की जो व्यथा ओझा जी ने बताई। देखिए बिहार में ठीक बात है, जगन्नाथ मिश्रा की चीफ मिनिस्टरशिप इसीलिए चली गई, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से ज्यादा रॉयल्टी की मांग कर दी। और नीतीश कुमार जो विकास बिहार को विशेष दर्जे की जो वकालत करते रहे, तो वो एक ही चीज को दोहराते थे कि फ्रेट इक्वलाइजेशन थियोरी वह जो है लगा देने से, अप्लाई कर देने से बिहार को भारी नुकसान हुआ। यानी बिहार का जो लोकल एडवांटेज था अनडिवाइडेड बिहार में कि जितने खनिज अगर उसको अपने खुद सस्ते मिलते, चूंकि उसका अपना खनिज था, तो इंडस्ट्री का जाल बिछ जाता। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन में वही खनिज और कोयला जितना बिहार में, तमिलनाडु में जितना रेट बनेगा, बिहार को भी वही रेट देना होगा, फिर हमें अपने संसाधन का कोई फायदा नहीं मिला। और यही आवाज नीतीश कुमार ने उठाई और उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा ने भी उठाई। अब तो झारखंड बट ही गया। तो अब जो डिवाइडेड जो बिहार है, मुझे लगता है नीतीश कुमार की हम भले कितनी आलोचना कर लें, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई विकल्प नहीं एडमिनिस्ट्रेटर बिहार में आ पाएगा। जितना उन्होंने काम कर दिया है उसको हम सही रोड मैप पर ले जाए तो मुझे लगता है बिहार की और बेहतरी होगी। जी एक समझ यह है कि जो मनोज जी रख रहे हैं यह भी एक स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा है, जो विकास को लेकर के अपनी समझ रखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह मनोज जी की कोई निजी समझ है। मनोज जी की जो समझ है, इस समझ का भी एक क्लास है, और इस क्लास की जो समझ है, जो विकास को लेकर के जो परसेप्शन रखते हैं, जो नैरेटिव्स रखते हैं, इसका भी, जिसको आपने कहा कि पर्यावरण वेद साहित्य का, मैं भी समर्थन में हूँ, पर्यावरण प्रकृति जनित विकास का मैं भी समर्थक हूँ, लेकिन रातों रात हटा नहीं सकते आप। एक बात मैं यह कर रहा हूं कि यह भी एक डिबेट का पार्ट है, एक स्कूल ऑफ पार्ट है। यहां से भी लोग विकास को देख रहे हैं, जहां डॉक्टर योगेंद्र कह रहे हैं वहां से भी लोग विकास को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हमें उत्तर की तलाश करनी पड़ेगी, और यह मानते हुए कि डॉक्टर योगेंद्र जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं वे सवाल मौजूद हैं और उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। कितना घाटा है, कितना मुनाफा है, बहस करने में कोई दिक्कत नहीं। विकास, यही तो हम लोग चाह रहे हैं, विकास के मॉडल पर बात हो। मनोज जी ने जो बात की, भारत के अधिकांश लोग खास करके इस प्रकार के मॉडल के करीब है, सोच रहे हैं, कर रही है, कोई अभी चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। समय है ओझा जी के पास, और 1.5 मिनट मेरे पास समय है। ओझा जी। जी देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक राज्य के विकास के अलग इंडिकेटर हो सकते हैं। आज जहाँ गुजरात खड़ा है, वहां के लोगों का या वहां की औरतों का जो डिमांड है, वो झारखंड की औरतों का, वहां के लोगों का वही डिमांड नहीं हो सकता। इसीलिए आप कोई एक निर्धारण कर लीजिए और उसके आधार पर चाहिए कि हर स्टेट में ऐसा ही करें, तो आपने शुरू से नहीं किया तो अब करेंगे तो वो होगा नहीं।
जैसे कि योगेंद्र जी ने ठीक कहा कि देखिए, अगर एक बहुत बड़ा केक है तो उसमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि नीतीश जी ने या लालू जी ने सरकार चलाई। अगर 20 साल लालू जी ने या उनके पत्नी ने सरकार चलाई तो सरकार में चलाने वाले लोग थे वो किस तरह चलाया गया। नीतीश का जो प्रथम 5 साल था, क्या उसके बाद जो सरकार आई उसी तरह से था? आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग ब्यूरोक्रेसी हर चीज महसूस करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा रटते रहे कि भाई कांग्रेस समझौता न करे लालू यादव से, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और लालू यादव से कांग्रेस समझौता करती रही, राज्य में सेंटर में नहीं, और खत्म हो गई। हम खत्म हो गई या बच गई उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि कैसे सरकार को चलाया गया। एक बड़े बड़े जो नेता है वो कैसे रिसोर्सेज को खींच कर लाते हैं अपने राज्यों में। अब इस तरह की चीजें हो रही है आपके देश में, जो कि आपने इतने कॉन्स्टिट्यूशनल एनडीसी या तमाम चीजें बनाया है कि वो चीजें खुद डिवाइड करेगी हर चीज, हर स्टेट को, लेकिन वैसा नहीं होता। आज जिस चीज का डिमांड किया है नायडू ने, वो जिस समय पहली बार वाजपेयी की सरकार आई थी उसी समय का चीज उनको भी आज मिला है। उस समय भी वो पार्टी को छोड़ करके। ओझा जी फिर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, समय हो चुका है, और अभी मुझे लगता है कि इस बहस को और आगे ले जाने की जरूरत है, और लगातार बात की ग्राम स्वावलंबन कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा, और पलायन की जो मनोज जी की समझ है, डॉक्टर योगेंद्र की समझ है, उस पर भी बात करेंगे कि माता पिता को छोड़ करके। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, पलायन के समय में हम लोगों ने ट्रेन चलाया है। आप देखिए यूपी में गोरखपुर और बुंदेलखंड एरिया के लिए ट्रेन चल रही थी। आप देखेंगे बिहार में किस एरिया लेके ट्रेन चल रही थी। क्या होता है कि एक ही राज्य में अगर मध्य प्रदेश, पुराना मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी है, तो उसमें जबलपुर और भोपाल भी है, और उसमें एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट भी है। एक ही राज्य के 2 कोने हैं, तो क्या दोनों का डेवलपमेंट एक ही तरह से हुआ था? जी नमस्ते, नमस्ते, बने रहिए हमारे ओझा जी, बने रहिए, कल फिर भेंट होगी और मॉडल पर हम लोग बात करेंगे, यह बहस रुकेगी नहीं, लगातार इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लाइक करें नहीं करें, पसंद करें नहीं करें, लेकिन इस बहस में आप शामिल होइए, और आपकी जो बात है बिहार के विकास को लेकर के या फिर गुजरात के विकास को लेकर के, राष्ट्र के विकास को लेकर के, विकास का क्या मॉडल है, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, या मन से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी बात को रखिए। इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है, दलीय आग्रह से मुक्त होकर के, किसी का भक्त ना हो, किसी का विरोधी ना हो, हम देश को केंद्र में रख करके अपनी बात को रखें। नमस्ते।